गाइस, आज मैं इग्नू का आपको हेल्प करूँगी PHE 9 ऑप्टिक्स में। और ये बहुत ही इजी है और बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए। बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत ज़्यादा बता दूँगी और बहुत तरीके से जिस तरीके से मैंने पढ़ा है बहुत ही ईज़िली इसको करवा देना, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो आ जा रहे हैं हम इंट्रोड्यूसिंग ऑफ लाइट। तो ये सब जो है वो हो गया इसका कोर्स इंट्रोडक्शन। बहुत ही सिंपल नोट्स के साथ आप इसको नोट्स कर सकते हैं। पहली बात है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होती है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। हमें पता है जो ऑप्टिक्स है वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। अब आता है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या होता है हमें पता है। जो लाइट है वो क्या है, द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब किसी मेटल सरफेस से एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तब होता उसे हम क्या कहेंगे कि ये है नेचर ऑफ लाइट, यही है लाइट का नेचर। उसके बाद आया द कॉप्सक्लर मॉडल जो न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बताया अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लाइट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इनविजिबल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। जैसे हम बोले, हमने आज तक पढ़ा था कि जो लाइट है वो एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव दोनों तरह से बिहेव करती है। तो न्यूटन ने जो अपना कॉप्सकल मॉडल दिया था, हालांकि ये बाद में उतना वर्किंग नहीं था, लेकिन जो भी है इसको जो कॉप्सकल मॉडल था ये न्यूटन द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो लाइट है वो कंसिस्ट करती है छोटे से माइन्यूट पार्टिकल जो इनविजिबल होते हैं, जो स्ट्रीम है पार्टिकल्स का, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कॉप्सकल्स। अब इन्होंने बोला अ लुमिनियस बॉडी सेंड्स कॉप्सकल्स आउट इन ऑल डायरेक्शन। दिस पार्टिकल्स ट्रेवल विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय अर्थ ग्रेविटेशन। इन्होंने बोला कि कोई भी चमकदार जो बॉडी होगी या ऑब्जेक्ट होगा वो सब दिशाओं में यानी कि सारे डायरेक्शंस में जो ये छोटे कॉप्सकल्स है, इनविजिबल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, इन्हें भेजेगा, माइन्यूट पार्टिकल्स, इनको चारों सारी दिशाओं में भेजेगा। और ये बिना किसी इफेक्ट के, चाहे वो ग्रेविटी है, किसी भी बिना उसके इफेक्ट के ये ट्रैवल करेगा और तब वो हमारी आइज़ में जो है वो आता है और हमें दिखता है, जो भी वो उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसके बाद की हमें कि हाँ ये इमेज है। तो वो ल्यूमिनियस बॉडी जो है सेंड करती है, जो सारे डायरेक्शंस में ये पार्टिकल्स ट्रैवल कर लेते हैं। अब इन्होंने एविडेंस दिया कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट पाथ में, जैसा कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद बोला लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। और एक जो बात इन्होंने बताई ये कि फास्टर इन डेंसर मीडियम। इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में फास्टली मूव करेगी, जो बाद में रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने आज तक पढ़ा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम में फास्ट होती है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। तो फिर इनके निकले डीमेरिट्स निकले न्यूटन मॉडल के, जिन्होंने क्योंकि ये जो इनका न्यूटन मॉडल था जो कॉप्सकल मॉडल के नाम से जाना गया, इन्होंने उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं बताई, लाइक पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन क्या होता है, बाद में इंटरफेरेंस पढ़ा गया, पोलराइजेशन पढ़ा गया, रिफ्रैक्शन पढ़ा गया, डिफ्रैक्शन पढ़ा गया, और ये इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए, तो इसलिए इनका मॉडल हो गया फेल। उसके बाद आया द वेव मॉडल। जो वेव मॉडल था वो हाइगन द्वारा दिया गया था। इन्होंने इसमें फर्दर स्टडी करी इसी लाइट के बारे में और इन्होंने बताया कि जो वेव है, इन्होंने अपना द वेव मॉडल दिया हाइजन द्वारा, लेकिन हाइजन थे वो उसको प्रॉपर्ली नहीं बता पाए। उसके बाद यंग ने जो थे अपने एक्सपेरिमेंट करे, अपना जो अपार्टस था ऑप्टिक्स को लेकर वो सारा उन्होंने उसको वर्किंग करवाया और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को प्रूव किया। उसके बाद ही उन्होंने बताया कि हाँ पोलराइजेशन भी होता है लाइट में, डिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, और उस सब चीज़ों को उन्होंने स्टडी करवा दिया वेव मॉडल में, जिसमें हेल्प करी उनकी यंग ने, और इसका जो खोज थी वो हाइगन ने की। लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आए मैक्सवेल ने बोला जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम छोटी क्लासेस यानी कि +1 और +2 में पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका मतलब वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेट भी है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है, यानी कि ये वेव जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट है। तो दोनों एसोसिएट जहाँ पे हो गए वो बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उन्होंने बोल दिया कि यस लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। According to electric and magnetic phenomena, change in electric field give rise to a time and space varying magnetic field and vice versa। इन्होंने बोला कि कभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा लाइट का
वो प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम और स्पेस के साथ चेंज होगा तो वो प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और ऐसा होगा। दिस लीड्स टू कपल्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अ कपलिंग इन दिस फील्ड रिजल्ट इन द प्रोपेगेशन ऑफ 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उन्होंने बोला ये जो कपलिंग होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, इसका रिजल्ट आएगा एक 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनेगी। फिर उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए और इसकी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने अपनी इक्वेशंस दी। इन इक्वेशंस को इन्होंने आगे यूज़ किया। इन्होंने इक्वेशन दी, इन्होंने बोला डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो। डी जो है वो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और रो जो है फ्री चार्ज डेंसिटी। और उसके बाद इन्होंने बोला डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशंस थी जो इन्होंने खुद दी और इन पर आगे वर्क किया। डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद इन्होंने बोला डेल क्रॉस ई प्लस कर्ली बी अपॉन में कर्ली टी इक्वल्स टू जीरो, जो इनकी इक्वेशन नंबर 3 थी। ये चारों इक्वेशन अलग अलग है, इनको ये बाद में रिलेट करेंगे। फिर है डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, जहाँ पे जो है वो है जे जो है वो है कंडक्शन करंट डेंसिटी, प्लस कर्ली डी अपॉन में कर्ली थी। ये इन्होंने दी 4th इक्वेशन। क्या बोला इन्होंने, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, डेल क्रॉस ई प्लस कर्ली बी अपॉन में कर्ली टी इक्वल्स टू जीरो, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन में कर्ली टी। ई जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एच जो यहाँ पे मैग्नेटिक इंड्यूजन। फिर उन्होंने बोला जो डी होगा वो होगा एप्सिलॉन ई। हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। बी इक्वल्स टू म्यू एच, जे इक्वल्स टू इन्होंने बोला हमारा सिग्मा ई। जे को इन्होंने रिलेट कर दिया सिग्मा ई के साथ। ये 3 इक्वेशन इन्होंने बनाई। अब इन्होंने बोला ये चीज़ सारा हम पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो कराएंगे वैक्यूम में। तो वैक्यूम में होगा तो फ्री चार्ज डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी और कंडक्शन करंट डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। और अगर एक बार ये जीरो हो गई तो डेल डॉट ई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा अपने आप, और डेल डॉट एच बी जीरो हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने फिर पीछे वाली क्वेश्चंस पे आए जहाँ पे उन्होंने बताया था ये सब, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया तो इसलिए डी डेल डॉट ई भी ज़ीरो हो गया और डेल डॉट बी भी ज़ीरो हो गया। और डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू में इन्होंने क्या भेज देना है, इन्होंने बोला डेल क्रॉस ई प्लस कर्ली म्यू नॉट एच अपॉन में कर्ली टी। कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। देखो डेल क्रॉस ई हमारा क्या था, डेल क्रॉस ई हमारा था डेल क्रॉस ई, फॉर्मूला ये था डेल क्रॉस ई प्लस कर्ली बी अपॉन में कर्ली टी। अब हम देखेंगे पीछे, तो पीछे हमने बोला बी इक्वल्स टू म्यू एच। वो बस वो जो पुट है वहाँ पे जो बी की वैल्यू थी मैंने यहाँ पे रख दी, कर्ली बी अपॉन में कर्ली की टी की जगह पे मैंने रख दिया म्यू नॉट एच, और कर्ली डी कर्ली टी ऐसे ही है इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इसको इस साइड भेजूँ तो ये प्लस का साइन इक्वल की इधर आके माइनस का हो जाएगा, और डेल क्रॉस ई जो है वो मेरा हो जाएगा माइनस म्यू नॉट कर्ली एच अपॉन में कर्ली टी। इसे मैं बोलूँगी इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद उसी पीछे वाली इक्वेशन में जो डेल क्रॉस एच वाली थी जिसमें था जे प्लस कर्ली डी अपॉन में कर्ली टी, वहाँ पर मैं क्या करूँगी, जे मुझे थोड़ी देर पहले यहाँ पे पता चला कि मैंने क्या रखना है सिग्मा ई, तो जे मैंने रख दिया सिग्मा ई, और प्लस कर्ली डी अपॉन में कर्ली टी एज इट इज़ रहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ये है पूरा ये क्या है, ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो था, तो यहाँ पे ई भी मेरा डेल डॉट ई जो था वो ज़ीरो था, क्योंकि ये ज़ीरो था इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इसलिए ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया और ये पूरा हट गया। और साथ में अब मेरा यहाँ पे था कर्ली डी अपॉन में कर्ली टी। डी मुझे पता है यहाँ पे कि मैंने डी क्या लिया है, डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी उसको एप्सिलॉन नॉट ई कर्ली टी, ठीक है, और ये कर्ली हमारा साथ चलेगा। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये जाएगा ज़ीरो हट गया। अब मेरा हो जाएगा डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू एप्सिलॉन कर्ली ई अपॉन में कर्ली टी। अब मैं इनकी कर्ल इक्वेशन निकालूंगी। कर्ल इक्वेशन निकालने के लिए वेक्टर आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होता है, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस का म्यू नॉट जो यहाँ से चलता आ रहा है, माइनस का म्यू नॉट डेल कर्ली एच अपॉन में कर्ली डी। इन दोनों का जब वेक्टर आइडेंटिटी अगर सॉल्व होगी कर्ली के हिसाब से तो क्या होता है, ये दोनों एक बार पेयरिंग हो जाएगी, डेल ब्रैकेट डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस का म्यू नॉट, हम इसका निकालेंगे, इधर साइड रहा। इसको सॉल्व करके अभी मुझे यहाँ पे थोड़ा देर पता चला था कि डेल डॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये डेल डॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। देन हमारा बचा यहाँ पे माइनस डेल स्क्वायर ई,
जो हमने नेक्स्ट लाइन में लिख देना है। और अगला मेरा बचा था माइनस म्यू नॉट डेल क्रॉस कर्ली एच अपॉन में कर्ली टी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो म्यू नॉट स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू मेरा सॉरी कर्ली डेल स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा आ गया म्यू नॉट डेल क्रॉस कर्ली एच अपॉन में कर्ली टी। उसके बाद है एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र में इन्होंने बताया जो पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी ट्रांसफ़र का इन्होंने पॉइंटिंग वेक्टर से बताया। इन्होंने बोला जो वेव है वो कैरी करती है एनर्जी नॉट मैटर। वेव ऑलवेज कैरीज एनर्जी इंस्टीड ऑफ मैटर। फिर उन्होंने जो था इन्होंने बोला इसका ई क्रॉस एच कराया, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको सॉल्व करके हमारा आया कर्ली टी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई प्लस म्यू नॉट एच डॉट एच। देन वी विल यूज़ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी थी +2 में, उसका अप्लाई करके हमने निकाला S इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। ये था हमारा पॉइंटिंग वेक्टर S इक्वल्स टू ई क्रॉस एच। S पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ द वेव सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसफर्स। फिर हमने इसका निकाला सॉल्व करके एंगुलर एस जो होगा इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके, इस वाली को सॉल्व करके हमने निकाला एस एंगुलर, इसको बोलेंगे एंगुलर इज इक्वल्स टू जेड कैप के 2 म्यू नॉट ओमेगा ई नॉट स्क्वायर, जहाँ पे ई जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि एनर्जी होगी, क्योंकि इन्होंने ये बोला था ना कि जो एनर्जी ट्रांसफर पॉइंटिंग वेक्टर है यानी कि वेव जो कैरी करते हैं वो एनर्जी कैरी करती है ना कि मैटर। तो एस क्वेश्चन आएगा प्रूफ एंगुलर एस इक्वल्स टू जेड कैप के 2 म्यू नॉट ओमेगा एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे बाय टेकिंग रियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारा ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो हम इसके रियल पार्ट लेके, क्योंकि हम यहाँ पे आयोटा के टर्म्स में करेंगे वेक्टर है ये, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे ई इज इक्वल्स टू एक्स कैप ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी और एच इक्वल्स टू वाई कैप एच नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लेट करूँगी एक चीज़, एच नॉट की जगह, यहाँ पे एच नॉट की जगह मैं लिख दूँगी के ओमेगा एच नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, वाई और एच की जगह पे मैंने रख देना के म्यू नॉट ओमेगा ई नॉट कॉस, बाकी सेम चीज़ ऐसी है, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। इन दोनों का मैं करूँगी क्रॉस प्रोडक्ट, ई क्रॉस एच जो आएगा मेरा एक्स कैप क्रॉस वाई कैप के म्यू नॉट ओमेगा ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी, और एक्स कैप वाई कैप का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बनेगा जेड कैप के म्यू नॉट ओमेगा ई नॉट एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी। ये जो होगा ये फॉर्मूला आपको देगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी फॉर एन ऑप्टिकल बीम इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻15 पर सेकेंड। क्योंकि जो इसकी कोसाइन टर्म होगी वो फ्लक्चुएट करेगी रैपिडली, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे और हम लिखेंगे एंगुलर एस इक्वल्स टू जेड कैप के 2 म्यू नॉट ई नॉट स्क्वायर ओमेगा। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेव्स का एक जो पर्टिकुलर इनकी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग इनको रखा जाता है, जहाँ पे हमें बस ये याद रखना है जो लोअर फ्रिक्वेंसी होती है हायर वेवलेंथ और लोवेस्ट वेवलेंथ। तो हम देखेंगे जो रेड होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है और जो वॉयलेट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है, और दोनों की फ्रिक्वेंसी इन दोनों की अपोजिट होती है, जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ उसकी शॉर्टर फ्रिक्वेंसी, जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ उसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है। और विजिबल लाइट रेंज जो होगी, मतलब वो लाइट जो आपको विजिबल होगी उसकी वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग तक रहेगी। बाकी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है बियॉन्ड विजिबल रीजन यूवी रेज जो है ये सब है 1 10 to the power 1 10 to the power 5 10 to the power 10 15 20 एंड 25, 20 से लेकर 20 to 25 गामा रेज और 20 to 15 एक्स रेज, 10 to 5 इसमें हमारी आ जाती हैं यूवी लाइट एंड आईआर लाइट,
और इन्हीं दोनों के बीच में हमारी रेडियो वेव्स भी होंगी, माइक्रोवेव्स भी होंगी, और बाकी विजिबल जो होंगी, सॉरी टेलीविजन, इन सब के जो काम आती है, रेडियो वेव जो हमारा सिग्नल से रिलेटेड होती हैं, वो होता है हमारा। ये सारी क्या है, विजिबल लाइट है, जो होती है वेबग्योर। विजिबल लाइट आ जाती है हमारी 10⁻15 में। उसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये आता है यूनिट 2। इंट्रोडक्शन हमें पता है लाइट जो है वो ट्रैवल करते हैं फाइनाइट स्पीड से। जो स्पीड ऑफ द लाइट होती है वो लोअर होती है इन डेंसर मीडियम, जहाँ पे न्यूटन का जो कैप्सुलर मॉडल था वो फेल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, अब ये एक मीडिया है, दो मीडिया है, एक एयर और एक ग्लास। एक्स वाई एंड जेड जो वेव है वो ट्रेवल इंसिडेंट कहिए यहाँ पे वेव, यानी कि लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, यानी कि फॉल हुई वेव की फॉर्म में, या आगे को बढ़ गई। अब कुछ रेज जो होंगी जो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जो हमने रिफ्लेक्ट भी करवा दी, और कुछ रेज जो होंगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी, जो आगे को ट्रांसमिट हो गई। तो यहाँ पे दो मीडियम हो गए हमारे, एयर और ग्लास, जो हो गया मीडियम 1 और हो गया मीडियम 2। इसके लिए अगर हम देखें, इन्होंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एट द इंटरफेरेंस सेपरेटिंग टू मीडिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होगा, जब वो दो मीडिया में से सेपरेट, मतलब दो अलग अलग मीडियम सेपरेट है एक इंटरफेरेंस के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, कंसिडर अ प्लेन ईएम वेव दैट इज इंसिडेंट ऑन बाउंड्री बिटवीन टू लीनियर मीडिया, जहाँ पे डी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई के, और एच जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के। ठीक है, जितना डी होगा उतना ई बढ़ेगा, जितना एच बढ़ेगा, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन एंड डायरेक्शन। कंसिडर इट पासिस फ्रॉम, हमने बोला कंसिडर किया हमने कि ये पास कर रहा है फ्रॉम एयर, पहले मीडियम से, टू द ग्लास दूसरे मीडियम में। अज्यूम दैट देयर आर नो फ्री चार्जेस और करंट, जैसे कि हमने बोला था ना, नो फ्री चार्ज, इनकी इसका रो भी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी जे की भी कोई वैल्यू नहीं है। प्लेन बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया हैविंग डिफरेंट परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी, इसकी एक्सप्लेनेशन ये होगी, अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव ट्रैवलिंग टू द राइट in medium is incident on the interface normal to the boundary. In this case of wave on a straight string expected a real reflected wave propagating back to medium and is transmitted or refracted, transmitted को मैं refracted भी बोल सकती हूँ, transmitted भी बोल सकती हूँ, wave traveling in the second medium। ये बात वही है जो मैं बता रही हूँ कि कुछ waves होंगी जो डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ होगी जो आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी, इनकी रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, पास से थोड़ा चेंज लेके। To deriving the expression for the field associated with the reflected and refracted wave in terms of the field associated with the incident wave। अब हम आएंगे इस पे, ये इसको ड्राइव करेगा। हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिट भी होगी इनकी रिफ्लेक्शन। फिर मैक्सवेल जो है उन्होंने इक्वेशन दी है, मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी उनका यूज़ करके, पहली वाली इक्वेशंस का यूज़ करके डॉट प्रोडक्ट में अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे। एप्सिलॉन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 0, बी डॉट डी एस इक्वल्स टू 0, E डॉट डी एल इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस 1 अपॉन में म्यू, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब इसमें एक चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो या तो ऑसिलेट करेगा इधर पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो उसके ई और बी जो कंपोनेंट हैं वो नॉर्मल टू द बाउंड्री है, यानी कि पहले में वो परपेंडिकुलर ही जा रहे हैं। तो पहली इक्वेशन यहाँ से मैं उठा लूँगी, ई डॉट डी एस वाली जो आएगी इधर, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1, यहाँ पे एप्सिलॉन था मेरा, एप्सिलॉन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 ई 1 डॉट डी एस, क्योंकि दो मीडिया है, प्लस एप्सिलॉन 2 ई 2 डॉट डी एस इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा एप्सिलॉन 1 ई 1 डॉट एस माइनस एप्सिलॉन 2 ई 2 डॉट एस इक्वल्स टू 0। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। उन्होंने बोला अगर कंपोनेंट जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। एक चीज़ और थी, अगर ये लाइन वेव पैरेलल होंगी तो इनमें आएगा बीच में प्लस का साइन, और अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तो इनमें आएगा बीच में माइनस का साइन। सेकेंडली इन्होंने बोला, फिर तो इक्वेशन हमारी बनी, इक्वेशन बनी, इसको इन्होंने नॉर्मल उसमें लिख दिया, ई एप्सिलॉन 1 ई 1 परपेंडिकुलर से शो करा, क्योंकि परपेंडिकुलर में इन्होंने बोलता माइनस का साइन आएगा, एप्सिलॉन 1 ई 1 परपेंडिकुलर माइनस एप्सिलॉन 2 ई 2 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0, ये इन्होंने दी फोर्थ इक्वेशन। सिमिलरली इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इस वाली इक्वेशन का यूज़ करके बनाया ये B1 परपेंडिकुलर माइनस B2 परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0।
देन इन्होंने बोला अगर कंपोनेंट हमारे पैरेलल होंगे देन इक्वेशन क्या होगी, तो पहली इन दो इक्वेशन का यूज़ करके इन्होंने परपेंडिकुलर के लिए दिखाया, अब इन दो इक्वेशन का यूज़ करके ये पैरेलली दिखाएंगे। तो अब इन्होंने पैरेलली बताया कि अगर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, तो इन्होंने लिया ई डॉट डी एल इक्वल्स टू डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। इन्होंने लेना है यहाँ पे थिन एम्पीरियन लूप लिया है क्रॉस द सरफेस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ई वन डॉट आई, क्योंकि सी के उसमें था इसलिए आई, ई वन डॉट आई माइनस ई टू डॉट आई इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस। आई दोनों में कॉमन है तो आई बाहर आ गया, ई वन माइनस ई टू इक्वल्स टू डी फाइव बी अपॉन में डी टी। हमने ये छोटी क्लास में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा है, जब बी डॉट डी एस एक्स के उसमें इंटीग्रेट होगा तो उससे आ जाता है फाइव बी। फाइव बी ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है डी बाई डी टी, क्योंकि जो ये लूप है उसकी विड्थ जो होगी वो धीरे धीरे जो होगा वो जो फ्लक्स होगा उसका वो डिक्रीज होता चलेगा, विड्थ कम होती चली जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टोटली वैनिश हो जाएगा, साफ हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। तो हमारा ये जो बी डॉट डी एस है जो डी फाइव बी और डी टी बनता है टोटल जीरो हो गया, और यहाँ पे मेरा आ गया पैरेलल के लिए ई वन पैरेलल माइनस ई टू पैरेलल इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई मेरी सिक्स्थ इक्वेशन। सेम ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल के लिए बनाया, अब मैं बनाऊंगी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल के। यहाँ पे मैंने क्या करा था, पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर फिर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, अब मैं बचाऊंगी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल में। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ करके, अब मैं करूँगी ये वाली इक्वेशन यूज़, जिसमें हो जाएगा वन अपॉन में म्यू वन अपॉन में म्यू बी डॉट डी आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन डी बाई डी टी ई डॉट डी एस, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल होता है और कंटिन्यू वेव को करेगा, तो इसलिए वन अपॉन में म्यू वन बी वन, ये हम दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर होंगे। वन अपॉन में म्यू वन बी वन पैरेलल इक्वल्स टू वन अपॉन में म्यू टू बी टू पैरेलल, और वन अपॉन में म्यू वन बी वन पैरेलल माइनस वन अपॉन में म्यू टू बी टू पैरेलल इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो, जो आई मेरी एट्थ इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नॉर्मल इंसिडेंस।